Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today we will discuss this topics from current affairs. आज का जो Pre-Secure का एजेंडा है उनमें हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में डिटेल में डिस्कस करेंगे. And very soon, one more announcement. Very soon, I will start revision of pre-secure for the upcoming UPSC prelims examination. बहुत जल्द में pre-secure का रिवीजन अपकमिंग ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आ रहा है उसको लेकर प्री सिक्योर का रिवीजन भी मैं स्टार्ट करूंगा. ठीक है, चलिए अब हम आज के प्री सिक्योर की बात कर लें तो पहला टॉपिक होगा डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक एग्रीमेंट. डब्ल्यूएचओ ने वैसे तो पेंडेमिक जो कोविड वाला पेंडेमिक था वो जा चुका है, बट एक नया एग्रीमेंट डब्ल्यूएचओ के डिफरेंट मेंबर्स मिलकर कर रहे हैं. इसमें क्या डेवलपमेंट है हम ये डिस्कस करेंगे. द सेकंड इज नेशनल शिपिंग बोर्ड. नेशनल शिपिंग बोर्ड की बात हम करेंगे. नेशनल शिपिंग बोर्ड का क्या स्टेटस है, क्या ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसको लेकर अभी रिसेंट में क्या चेंजेस हुए थे. द थर्ड वुड बी कोबाल्ट. एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है कोबाल्ट. ठीक है, कहां पर इसका यूज होता है, किस ओर के रूप में ये मतलब फ्रीली अवेलेबल होता है या बाकी किसी मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ इसकी अवेलेबिलिटी नेचर में होती है. ऐसे डिटेल्स ना जनरल साइंस वाले ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी या एपीएससी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे. फोर्थ है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है, एंड सो द डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस इंडेक्स. एंड फिफ्थ इज पब्लिक फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्री ग्रांट्स. पब्लिक फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्री ग्रांट्स की हम बात करेंगे. तो ये मेन 5 टॉपिक आज के प्री सिक्योर के सेशन में होंगे और फिर उसके साथ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस. कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक एग्रीमेंट. आप यहाँ पे द हिंदू का एक अपडेट देख सकते हैं और साथ ही कुछ डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स की जो एकदम खुश है, हुर्रा चीयर्स कर रहे हैं क्या. और यहाँ पर इंडिया का भी रोल है, दैट इंडिया रूट्स फॉर बेनिफिट सिस्टम एट पेंडेमिक एग्रीमेंट टॉक्स. जो पेंडेमिक एग्रीमेंट टॉक्स जिसको अभी फाइनलाइज किया गया है, इंडिया भी इसका पार्ट है, राइट. बट इसके साथ साथ इंडिया ने यह भी बोला कि पेंडेमिक एग्रीमेंट टॉक जिसको लीड डब्ल्यूएचओ कर रहा है, वहां पे जो बेनिफिट सिस्टम है ना उसका यूज डेवलपिंग नेशंस के साथ भी शेयर होना चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ डेवलपिंग वैक्सीन्स एंड न्यू रिसर्च रिलेटेड टू डिजीजेस. ओके, सो कम टू द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू डब्ल्यूएचओ. पहला स्टेटमेंट क्या है, द न्यूली एडॉप्टेड डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक एग्रीमेंट विल ऑफिशियली एंटर इनटू फोर्स इमीडिएटली अपॉन इट्स एडॉप्शन बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में हम पढ़ेंगे, बट एक चीज याद रखो कि ये ना अचानक से या तुरंत ही फोर्स में नहीं आने वाला है, ऐसा नहीं होता है. किसी भी ऐसे जब इंटरनेशनल लेवल के जब भी कोई ऐसी एग्रीमेंट होते हैं, और आप सॉरी आप आज ये भी देख रहे हो आजकल कि डिफरेंट नेशंस के जो कंसर्न्स रहते हैं एक दूसरे को लेकर, किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लेकर, वो भी काफी ज्यादा रहते हैं. तो अचानक से इतने जल्दी फोर्स में आ जाए ये पॉसिबल नहीं है. सो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड, द पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम एम्स टू एस्टैब्लिश rules governing the sharing of both physical biological samples and their digital genetic sequence data. ये एक सिंपल सा पॉइंट है जो कि इस डब्ल्यूएचओ एग्रीमेंट के थ्रू है कि जो पैथोलॉजिकल एक्सेस एंड बेनिफिट सिस्टम है वो ना फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड उसका जो डिजिटल जेनेटिक सीक्वेंस है उससे रिलेटेड डाटा, उससे रिलेटेड जो कुछ भी रिसर्च होंगे उसके शेयरिंग पर जोर देता है. उसके गवर्निंग किस तरह से उसकी शेयरिंग होगी, विच काइंड ऑफ रूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द शेयरिंग ऑफ दिस पैथोलॉजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स, देयर जेनेटिक सीक्वेंस डाटा, किस तरह से उसको डेवलपिंग नेशंस के साथ या बाकी नेशंस के साथ शेयर किया जाएगा. ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा. Third, treaties such as pandemic agreement are adopted by the World Health Assembly strictly under Article 19 of the WHO Constitution. ये भी एक करेक्ट है, और आप यहाँ से आपको आर्टिकल 19 जो कि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए इंडिया में पढ़ते हो, एक आर्टिकल 19 ऑफ WHO कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानोगे. सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2 and 3 ओनली. अब हम जरा इस एग्रीमेंट की बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड के हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज किया, और उस वल्नरेबिलिटी से लड़ने के लिए, उस वल्नरेबिलिटी से आगे फिर दिक्कत ना हो वैसे किसी वल्नरेबिलिटी को, दैट्स व्हाई ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेंडेमिक एग्रीमेंट साइन किया. इट इज एडॉप्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दो इट हैज नॉट येट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इट हैज नॉट केम इनटू इफेक्ट, क्योंकि लीगली बाइंडिंग नेचर का एक ये हम एग्रीमेंट बनाने जा रहे हैं. और देखो यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स ट्रैप लिखा है. प्रीलिम्स ट्रैप कहने का मतलब कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस बनेगा और आप प्रीलिम्स में फंसोगे. ये तब एग्जिस्टेंस में आएगा 30 डेज के बाद, जब एटलीस्ट 60 कंट्री इसको साइन करके रेटिफाई कर देंगे. तो जब 60 कंट्री पूरे वर्ल्ड में जो डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स हैं, व्हेन दे वुड साइन इट, साइन करने के बाद भी एक प्रोसेस, व्हेन दे वुड रेटिफाई इट, देन आफ्टर 30 डेज इट वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो अभी ऐसा नहीं हुआ है फिलहाल.
जहां तक पैथोजेन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात है तो इसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। इसका मेन जो है पैथोजेन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कि डिफरेंट नेशंस इनके पास पैथोजेन से रिलेटेड होने वाली डिजीज उनको कैसे काउंटर किया जा सकता है, क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, जेनेटिक क्या सपोज मान लो कि एक पैथोजेन है और उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ तो उससे लड़ने के लिए क्या वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, जो कुछ भी है वो सारे शेयरिंग इस मैकेनिज्म के थ्रू की जाती है। अब हम जरा आते हैं और आगे इसके ऊपर। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, पहले स्क्रीन के राइट साइड में देख लो, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जहां तक बात कर रहे हैं तो ये डब्ल्यूएचओ का सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसकी एनुअल मीटिंग होती है जेनेवा में। ये इट हैज द पावर्स टू अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ, हमारी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इट अप्रूव्स द डब्ल्यूएचओ बजट एज वेल एज आर्टिकल 19 ऑफ डब्ल्यूएचओ, जो कि डब्ल्यूएचओ के वर्क को मेनली मॉनिटर करने का काम, मेनली आगे डायरेक्ट करने का काम करता है। उससे रिलेटेड भी जो भी डेवलपमेंट्स है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही डिसाइड करती है। इट मीन सपोज कि डब्ल्यूएचओ के आर्टिकल 19 में कल को कोई मॉडिफिकेशन होंगे, सो दिस मॉडिफिकेशन वुड बी पास थ्रू वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, जैसे अभी ये जो नया पेंडेमिक एग्रीमेंट है ये आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हुआ है और ये पास किसके थ्रू हुआ, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के थ्रू। अब हम स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आ जाते हैं जहां पे इंडिया के इंस्टेंस की बात हो रही है। तो इंडिया सबसे पहले क्या बोल रहा है, इंडिया की हम बात करें तो इंडिया इज अ की मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ इक्विटी, एक पावरफुल कोalition है डेवलपिंग नेशंस का। और डेवलपिंग नेशन का देखो डिमांड क्या रहता है, डेवलपिंग नेशन ये डिमांड करते हैं कि जब भी कोई बेनिफिट शेयरिंग का मौका है वहां पे डेवलपिंग नेशन को जरूर से जरूर फायदा मिले, तो मॉनेटरी भी कंपनसेशन इनको चाहिए होता है। ये डिमांड करते हैं कि अगर सपोज किसी रिसर्च से कोई वैक्सीन बनी है या कोई मेडिसिन बनी है तो उसका रेवेन्यू शेयरिंग सिर्फ प्राइवेट कंपनी नहीं डेवलपिंग नेशन के साथ भी हो, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिले। सपोज किसी प्राइवेट कंपनी ने रिसर्च करके, जिस रिसर्च को डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स ने फंड किया था या डब्ल्यूएचओ कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, डब्ल्यूएचओ के मेंबर स्टेट्स रिलेटेड हैं, तो उन रिसर्च से अगर कोई वैक्सीन बनी और उसका लाइसेंस किसी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर के पास है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज, इन केस ऑफ फ्यूचर पेंडेमिक, ये डेवलपिंग नेशंस उसको यूज कर सके, वहां पर इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगे। तो ये इंडिया के और बाकी डेवलपिंग नेशंस के ऐसे डिमांड रहते हैं। ध्यान आपको ऐसे याद रखना इन चीजों को कि इंडिया वही डिमांड करेगा जिससे कि इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस के जो भी राइट्स हैं, जो भी गोल है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। ओके, ये याद रखने का तरीका है। सेकंड है नेशनल शिपिंग बोर्ड। आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम का अपडेट देख सकते हो दैट द गवर्नमेंट रिव्यूज मेजर्स टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कैपेसिटी। भारत की मैरीटाइम कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए और बेहतर करने के लिए यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के लीडरशिप में, उनके चेयरमैनशिप में, ये हमारा जो नेशनल शिपिंग बोर्ड है इसमें कई नए डेवलपमेंट्स हुए। अब पहला स्टेटमेंट क्या, इट ऑपरेट्स स्ट्रिक्टली अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक्चुअली रॉन्ग। जब हम बात कर रहे हैं हम यहाँ पर अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स श्री सर्बानंद सोनोवाल जी की, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या करने आएगा, नेशनल शिपिंग बोर्ड इनके अंडर काम नहीं करता है। रॉन्ग हो गया भैया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। ठीक, सेकंड, द बोर्ड इज मैंडेटेड टू मेंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर शिप ओनर्स एंड सीमेन टू इंश्योर बैलेंस्ड लेबर मैनेजमेंट पॉलिसी। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको खुद लगेगा कि हाँ ये टू गुड टू बी ट्रू है, कि यहाँ पे शिप ऑनर्स और जो सी मैन है, मतलब जो लेबरर्स हो गए, वर्कर्स हो गए सी के क्षेत्र में, सी के फील्ड में, उनका ना इक्वल नंबर रखा जाएगा, जिससे कि जो लेबर मैनेजमेंट पॉलिसी है वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड रहे। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सरकार ऐसा ही करेगी। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ना, इसको ऐसे करके याद रखना है, फिल्म्स में ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं। थर्ड, द बोर्ड इंक्लूड्स एग्जैक्टली 6 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहां तक सही है, कंप्राइजिंग 3 इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा एंड 3 फ्रॉम राज्यसभा। ये एक्चुअली गलती हो गई, लोकसभा के मेंबर ज्यादा हैं और राज्यसभा के मेंबर कम है, क्योंकि लोकसभा सिंस डायरेक्टली पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रखा जाता है। अब हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, जब हमें इनकरेक्ट ढूंढना है तो कितने इनकरेक्ट हो गए, 1 and 2, मतलब only 2 statement or any 2 statements are incorrect. Okay, चल, now come to national shipping board. So national shipping board ये स्टैट्यूटरी नेचर की एडवाइजरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेशन हुआ सेक्शन 4 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1959 में। सो स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो एडवाइजरी नेचर के होते हैं। जहां तक नोडल मिनिस्ट्री की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर ये वर्क हमारा करता है नेशनल शिपिंग बोर्ड। अभी इसको फिर से रिवैम्प किया गया है 2025 में मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 से, जिससे कि नेशनल शिपिंग बोर्ड का परफॉर्मेंस, उसका जो भी आउटकम है वो बेहतर हो सके।
और शिपिंग के केस में इंडिया और बेहतर परफॉर्म कर सके, स्पेशली इन इंडियन ओशन रीजन एंड द एडजॉइनिंग सी एरियाज, ओशन रीजन्स। कंपोजिशन की हम बात करें नेशनल शिपिंग बोर्ड की, तो यहाँ पे एक चेयरमैन होते हैं हु होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। नेशनल शिपिंग बोर्ड के चेयरमैन 2 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे। मतलब हमारे यूनियन मिनिस्टर इसके डिफैक्टो चेयरमैन नहीं है, अलग से चेयरमैन बनाया जाएगा नेशनल शिपिंग बोर्ड का। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, 6 मेंबर होंगे पार्लियामेंट के, 4 फ्रॉम द पॉपुलर हाउस लोकसभा एंड 2 फ्रॉम द राज्यसभा। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट वुड अपॉइंट अप टू 16 एडिशनल मेंबर। अप टू 16 मतलब 10 भी कर सकता है, बट मैक्सिमम 16 कर सकता है। और ये जो एडिशनल मेंबर हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हो सकते हैं, डिफरेंट एक्सपर्टाइज वाले, शिप ऑनर हो सकते हैं, और उन शिप्स पे वर्क करने वाले वर्कर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बैलेंस देखना होगा कि सपोज मान लो 10 मेंबर सरकार ने मतलब ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने शिप ऑनर्स और सीमेन की तरफ से भेजा है, तो 5 शिप ऑनर्स और 5 सीमेन होने चाहिए। ठीक है, एडवाइजरी नेचर होगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मर्चेंट शिपिंग पॉलिसीज पे एडवाइज करने का काम करेगी, और साथ ही साथ जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस लॉ हैं उसको किस तरह से मेंटेन किया जा सके, हमारे सी वर्कर्स जो हैं, सी मैन हैं, उनके वेलफेयर्स को कैसे इंश्योर किया जा सके, इन सारी चीजों के लिए इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? नेशनल शिपिंग बोर्ड के पास। वेरी फाइन। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द क्रिटिकल मिनरल कोबाल्ट। कोबाल्ट की हम बात करते हैं। डाउन टू अर्थ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट कोबाल्ट माइनिंग इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पॉल्यूटिंग एयर एंड डिस्प्लेसिंग कम्युनिटीज। यहाँ पे ये चीज भी लिखा है दैट मिनरल इज अ की कंपोनेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज यूज्ड इन ईवी। और ईवी का चलन आजकल बढ़ा हुआ है जहां पर हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं। इट मींस कोबाल्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी नीड्स, अपकमिंग एनर्जी या जो फ्यूचर एनर्जी है, जहां पर हम ईवी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, वहां पे ऑब्वियसली कोबाल्ट पे डिपेंडेंसी और कोबाल्ट की नीड बढ़ती जाएगी। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसके वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से एक है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट, कोबाल्ट इज ए स्ट्रांगली फेरोमैग्नेटिक स्ट्रेटेजिक मेटल दैट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड एज अ एक्सक्लूसिवली नहीं, एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ प्रीकर्सर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैथोड्स इन रिचार्जेबल बैटरीज। बिल्कुल सही है, जो ईवी रिचार्जेबल बैटरीज हम ई व्हीकल्स में यूज करते हैं वहां पर कैथोड बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोबाल्ट का। पहला करेक्ट। दूसरा, इन नेचर कोबाल्ट इज प्रीडोमिनेटली माइंड एज एन इंडिपेंडेंट प्राइमरी ओर। एक्चुअली ना ये इंडिपेंडेंट ओर के रूप में नहीं मिलता है, ये भी एक दिक्कत है। दैट्स व्हाई कोबाल्ट माइनिंग में ना चैलेंजेस आते हैं। कोबाल्ट ना बाकी मिनरल्स के साथ मिलता है, कॉपर के साथ या बाकी मिनरल्स के साथ यूजुअली नेचर में मिलता है। सो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के आप एग्जामिनेशन में चूज करो। ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है जिसका ये मैप यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। बाकी आप इसको जूम करके भी या गूगल पे जाकर भी देख सकते हो दैट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो किन किन नेशंस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कौन सी लाइन, कौन सी लैटिट्यूड, कौन सी लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट पास करती है। कोबाल्ट की जहां तक बात करें तो एटॉमिक नंबर 27 है, हार्ड लस्टरस सिल्वर ग्रे मेटल होता है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई इसको हम कैथोड बनाने के लिए भी यूज करते हैं, बट इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता है। इन नेचर इट इज फाउंड विद कॉपर, निकल, जिंक और प्रीसियस मेटल्स, अदर प्रीसियस मेटल्स उनके साथ नेचर में यूजुअली मिलता है। सो माइनिंग जब कॉपर की हो रही है या निकल जिंक की हो रही है तो वहां पे कोबाल्ट की भी माइनिंग पॉसिबल है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व की बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अलावा रसिया, कनाडा, फिलीपींस एंड क्यूबा, they are the largest reserves, they have the largest reserve of the cobalt in world। इंडिया में कोबाल्ट वैसे तो हम जो भी हमें ई व्हीकल्स में बैटरी बनाने की नीड है उसके लिए हम लार्जली इंपोर्ट पे डिपेंड होते हैं, दो वी हैव गुड रिसोर्स इन राजस्थान, नागालैंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। हालांकि माइनिंग यहाँ पर अभी स्लो है, माइनिंग के साथ साथ माइनिंग करने के बाद हम इसको यूज करने लायक बनाए उसमें भी अभी कई चैलेंजेस इंडिया में हैं। स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस की बात करें तो एनर्जी स्टोरेज में इसका प्राइमरी यूज होगा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग अलॉयज, है ना, सुपर अलॉयज या स्पेशल अलॉय बनाने में। एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स में भी कोबाल्ट का यूज होता था ड्यू टू इट्स डिफरेंट पिगमेंट। ये जो ब्लू कलर का हल्का पिगमेंट होता है यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके लिए पहले हिस्टोरिकली भी कोबाल्ट को यूज करके कई आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे। हेल्थ एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट की बात करें तो जो डाउन टू अर्थ यहाँ कवर कर रहा है कि कोबाल्ट माइनिंग से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या इंपैक्ट पड़ता है? कोबाल्टिज्म नाम का एक डिजीज होता है, एक टॉक्सिसिटी है जो कोबाल्ट एक्सपोजर से होता है, जहां पे थायराइड डिसफंक्शन या स्किन एलर्जी स्टार्ट होती है। रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं, हार्ड मेटल लंग डिजीज के नाम से, रिप्रोडक्टिव इश्यूज तक हो सकते हैं, और बाकी कई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कोबाल्ट माइनिंग की वजह से पॉसिबल है। दैट यू कैन रीड इट, ओके, और इसको याद रखिएगा।
तो कोबाल्ट के यूज भी याद रखने हैं और यूज के साथ साथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है वो भी। एंड यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशंस कि भाई ये इंडिपेंडेंटली नेचर में नहीं मिलता है, इट कैन बी फाउंड विद द ओर्स ऑफ कॉपर और जिंक और निकल। ठीक है, इंडिया हैज इट्स गुड रिजर्व, दो स्टिल इट हैज टू डिपेंड अपॉन द इंपोर्ट्स। फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि हम यहाँ पीआईबी का अपडेट देख सकते हैं दैट नीति आयोग लॉन्चेज सेकंड एनुअल एडिशन ऑफ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। अब इस हेडलाइन से ही हमें यह समझ में आ गया कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को रिलीज करने का काम नीति आयोग करती है और ये इसका सेकंड एनुअल एडिशन है, मतलब इसके पहले भी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स आ चुका है। ठीक है भाई, ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स यहाँ पे अगर ध्यान दो तो फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स को मॉनिटर करने के लिए बनाया जाता है कि डिफरेंट इंडियन स्टेट्स का फिस्कल हेल्थ क्या है, इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इशू किया जाता है। कम टू द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, it is a data-driven framework introduced and published by the Ministry of Finance to assess the fiscal performance of Indian states। गलत, Ministry of Finance नहीं, नीति आयोग परफॉर्म करती है। हाँ, टारगेट वही रहता है फिजिकल परफॉर्मेंस डिफरेंट स्टेट्स का असेस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। सेकंड, the index evaluates fiscal health across key pillars including quality of expenditure, revenue mobilization and debt sustainability। ये अलग अलग पिलर्स होते हैं। देखो ये मैंने तुम्हें यहाँ भी समझाऊंगा कि यहाँ पे ना 5 की पिलर्स डिसाइड किए जाते हैं कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर स्टेट में क्या है, स्टेट पैसा तो खर्च कर रहा है पर क्या वो एक्सपेंडिचर से कुछ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पैसा बर्बाद हो रहा है वेलफेयर स्कीम्स पर, तो उसके अकॉर्डिंग फिजिकल हेल्थ मेजर किया जाएगा। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी फिजिकल प्रूडेंस स्टेट्स मैनेज करके रखता है कि नहीं, सिर्फ डेट पे डेट लिया जा रहा है या जनरेशन भी कर रहा है, डेट इंडेक्स क्या है, डेट सस्टेनेबिलिटी क्या है, इन सारी चीजों को मॉनिटर करके, इन 5 की पिलर को मॉनिटर करके फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज करने का काम नीति आयोग करती है। चलिए, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट था। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 केरला एंड तमिलनाडु आर क्लासिफाइड अंडर द एस्पिरेशनल कैटेगरी। अब ये स्टेटमेंट का आंसर हम तभी करेंगे जब हमें यहाँ पर ये कैटेगरी समझ में आए। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट केरला एंड तमिलनाडु हैज स्लिप्ड इनटू द एस्पिरेशनल कैटेगरी। मतलब इससे पहले केरला एंड तमिलनाडु टॉप परफॉर्मर में थे, बट अब केरला एंड तमिलनाडु का परफॉर्मेंस टॉप से घटकर एस्पिरेशनल कैटेगरी में आ गया है। दो एस्पिरेशनल कैटेगरी भी ठीक ही है, खराब नहीं है, बट फिर भी कम हुआ है केरला एंड तमिलनाडु के केस में, नीति आयोग ऐसा बोल रही है। बाकी यहाँ पर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी होती है टॉप परफॉर्मर्स की, जिसमें उड़ीसा, गोवा, झारखंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अचीवर्स के कैटेगरी में। फिर नीचे आए तो कर्नाटका एंड तेलंगाना जो है, इनका जो फ्रंट रनर है ये परफॉर्मर की कैटेगरी में गए हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है कर्नाटक का। एंड केरला एंड तमिलनाडु तो और ज्यादा स्लिप हुआ है, एस्पिरेशनल ग्रुप में आ गए हैं। नॉट बैड बट स्टिल एस्पिरेशनल ग्रुप में इनको दिखाया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है अरुणाचल प्रदेश का। ओके, और ये बड़ा अच्छा मैटर है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में अरुणाचल प्रदेश बढ़िया परफॉर्म कर रही है। उसके बाद फिर उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड मिजोरम आ गए। राइट, नोटिस करो इसको, असम में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, सो दिस थिंग शुड बी नोटिस, दिस थिंग शुड बी डिस्कस्ड। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टिव हेल्दी डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स होंगे जब इसको डिस्कस किया जाएगा, और हेल्दी डेमोक्रेसी के अवेयर सिटीजन का भी, कि वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात कर रहे हैं इन सारे मेजर्स पे, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, अचीवर्स, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स, एस्पिरेशनल, इन स्टेट्स का परफॉर्मेंस आपको ध्यान रखना है। फाइन, चलो अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमने अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल, ये जो कैटेगरी 4 मेनली बनाई थी, और एक लास्ट कैटेगरी हमारा हो गया, सॉरी 4 हमने कैटेगरी बनाई 5 पिलर्स के अकॉर्डिंग। तो ये किस स्कोर पे डिसाइड होते हैं वो भी देखो। 50 से ज्यादा स्कोर होने पे अचीवर है ना, 40 एंड लेस होने पर फ्रंट रनर, 25 एंड लेस होने पर 40 तक परफॉर्मर, एंड 25 से भी कम होने पर एस्पिरेशनल कैटेगरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड है, द हिंदू का एक आर्टिकल, जहां पर हमें हमारी ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई दिख रही हैं। ताई क्या बोल रही है दैट इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड इशू किया गया है सरकार को ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए। ये जो ग्लोबल चैलेंजेस है, कौन सा चैलेंज, ये एलपीजी का या लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी हो गया, बाकी फ्यूल्स हो गए, उनसे रिलेटेड जो चैलेंजेस है उससे निपटने के लिए ये एक नया फंड इशू किया गया है। नया फंड मतलब ये एडिशनल फंड इशू किया गया है, जिसको इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के नाम से बुलाता है। हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में, पर ऐसे जो एक्स्ट्रा ग्रांट्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारे सामने। पहला स्टेटमेंट क्या,
A token grant involves submitting a nominal sum to parliament, not to acquire new money, but to legally relocate existing fund to a newly proposed service. ये स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, ये टोकन ग्रांट से रिलेटेड कि टोकन ग्रांट, इसके बारे में आप पॉलिटी में भी पढ़ोगे, पर यहाँ भी जान लीजिए, न्यूज में ये भी कई बार रहता है कि टोकन ग्रांट एक वैसा फंड होता है, वैसा सम होता है जो पार्लियामेंट को सबमिट किया जाता है न्यू मनी एक्वायर करने के लिए नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग जो फंड होता है उसको न्यू सर्विसेज में रिलोकेट करने के लिए, कि हम कोई नया पैसा नहीं मांग रहे हैं पार्लियामेंट से, एग्जिस्टिंग ही पैसा है, हम उसको नए सर्विसेज में एलोकेट करवाना चाहते हैं। इसे किस नाम से बुलाया जाता है? टोकन ग्रांट के नाम से। दूसरा हो गया स्टेटमेंट 2। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है टोकन ग्रांट का, इससे ज्यादा रिलेटेड डिटेल्स आप अपने पॉलिटी की क्लासेस में भी देखोगे, आगे भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। स्टेटमेंट 2, द न्यूली एस्टेब्लिश्ड 1 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, ये जो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, जिसका पहला अभी 57,381 करोड़ है, जिसको लगभग 1 लाख करोड़ तक ले जाया जाएगा, इज फंडेड इंटायरली थ्रू अ न्यू सॉवरेन बोरोइंग। नहीं, कोई नया सॉवरेन बोरोइंग से नहीं, एग्जिस्टिंग फंड से ही दिया जाएगा। एक्चुअली एग्जिस्टिंग फंड में किया जाएगा, न्यू स्टेबलाइजेशन फंड जो है, अलग अलग मिनिस्ट्री में जो पैसा पड़ा हुआ है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग मिनिस्ट्री से, कि वहां पे पैसा बच गया था, वहां पे ज्यादा खर्च नहीं हो पाया था, हम सरकार क्या करेगी, वहां से पैसा निकाल कर और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड में डाल देगी। जैसे मान लो घर में आपके पास, आपके पॉकेट में, आपके शर्ट के, आपके पैंट के पॉकेट में 100 रुपया है, 100 रुपया आपने अपने बुक कॉपी में दबा कर रखा था, 100 आपने गुल्लक में रखा था, तो आप वहीं से वो 100 रुपया निकाल के लाए और 300 रुपया मिलाया, और इससे जाके मार्केट में आपने कोई काम की चीज खरीद ली जब आपको नीड थी, तो आपने एक्स्ट्रा कोई बोरोइंग नहीं की, अलग अलग पैसे पड़े थे उसको मिलाकर आपने यूज कर लिया। यही इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है। तो सेकंड स्टेटमेंट तुम्हारा इस वजह से रॉन्ग हो गया, है ना। थर्ड, advances made by the president from the contingency fund of India to meet highly urgent unforeseen expenditure must subsequently be regularized through parliamentary approval। एकदम सही बात है कि जब कॉन्टीजेंसी फंड से प्रेसिडेंट कोई पैसा रिलीज करते हैं, अभी कॉन्टीजेंसी फंड से नहीं लिया गया, अभी मैंने तुम्हें समझाया ना कि 3 अलग अलग जगह से पैसा निकाला गया, तो जब कॉन्टीजेंसी फंड से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई फंड अलोकेट करेंगे तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल उसका जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। कहां पर मिल रहा है ऐसा? ये ऑप्शन सी, 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट एंड 3 इज करेक्ट। ये एक नई टाइप का ऑप्शन है जिसको रिसेंट एग्जामिनेशंस में देखा गया, दैट्स व्हाई हम ऐसे भी ऑप्शंस का प्रैक्टिस प्री सिक्योर में कर लेंगे। सो कम टू इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, एक टोटल आउटले 1 लाख करोड़ का होगा, कोई नई फंडिंग नहीं है, रेदर इट इज made by combining recent supplementary allocations within the reappropriated savings of other ministry and department, जैसा मैंने समझाया वैसा। क्यों? जैसे कि अभी क्या है कि अभी जो यूएस, ईरान एंड इजराइल, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको लेकर ऑयल मार्केट में काफी खलबली मची। एलपीजी को लेकर लोग रोज दिमाग खराब कर रहे हैं, खुद मुझे भी एलपीजी कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। कनेक्शन क्या? एलपीजी सिलेंडर। तुम में से किसी के पास एक्स्ट्रा हो तो पहुंचा देना भाई, बताना सही पैसे लेकर, वाजिब पैसे लेकर, क्योंकि अभी वही भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी एक दिक्कत है। तो सरकार को पैसे चाहिए थे कि सरकार इसे डील कर सके, और उसका एक रीजन क्या होता है ना, लोग पैनिक करते हैं। अब मेरे पास एलपीजी का सिलेंडर मेरा खत्म हो रहा है, देन आई एम लुकिंग फॉर 1 एलपीजी सिलेंडर। कुछ लोगों ने 4-4 लेके रख लिया, जैसे खाना नहीं खाएंगे, एलपीजी सिलेंडर ही पाइप डाल के पीना शुरू कर देंगे, उसी से पेट भर जाएगा। तो इसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो जाता है। खैर, और बाकी इंटरनेशनल जो चेंजिंग सिनेरियो है वो भी एक रीजन है ही। तो उस केसेस में सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड लाएगा। हालांकि सरकार ने बोला कि हम जो जीडीपी फिस्कल टारगेट हमने रखा था 4.4% का, हम उस फिस्कल डेफिसिट टारगेट को नहीं ब्रीच करेंगे, हम अपने फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करके रखेंगे इस एक्स्ट्रा बोरोइंग के बाद भी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बोरोइंग एक्चुअली में एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री से ही निकाला गया पैसा है। हम ग्रांट्स की बात करें कि ऐसे जब भी कोई ग्रांट्स होते हैं तो वो आर्टिकल 115, 115 के अकॉर्डिंग होते हैं, और जो पैसा है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आने वाला। मतलब ये जो हमारा इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है ना, ये कॉन्टिजेंसी फंड से नहीं आ रहा है guys, ये वही एग्जिस्टिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है। ठीक है, कब इसको यूज किया जाता है? जब ओरिजिनली एलोकेटेड फंड किसी पर्पस के लिए जो एलोकेट किए गए थे, जैसे ऑयल खरीदने के लिए, वो पूरे नहीं कर पा रहे, कोई नया अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर अराइज हुआ, तब इस केस में हम कंसोलिडेटेड फंड से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के रूप में पैसा ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एलोकेटेड था। चलिए, यहाँ पे अलग अलग ग्रांट्स है, जिसको ब्रीफली मैंने फिर से एक बार मेंशन कर दिया है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जो अभी दिया गया। एक्सेस ग्रांट, एक्सेस ग्रांट तब होगा जब पैसा किसी चीज के लिए दिया गया और वो पैसा खर्च हो गया, अब और ज्यादा पैसे की जरूरत है, उस केस में इसको एक्सेस ग्रांट बोलते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको ओवरसी स्क्रूटनाइज करने का काम करती है। टोकन ग्रांट एक्चुअली में एक एडिशनल 1 रुपीज का प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है पार्लियामेंट को, सरकार करती है, राइट। यहाँ पर कोई भी नई मनी नहीं ली जाती है, बस लीगली रिलोकेट, डाइवर्जन किया जाता है फंड का फ्रॉम वन हेड ऑफ अकाउंट टू अ फंड न्यूली प्रपोज सर्विस।
कि सरकार मान लो पहले उज्ज्वला स्कीम चला रही थी गैस सिलेंडर के लिए। अब गैस सिलेंडर के साथ-साथ सपोज़ आपको बायोगैस का भी कनेक्शन देना है, सपोज़ ऐसा है और वो भी उज्ज्वला के ही अंदर चलना है, तो उस केस में कहीं पर टोकन ग्रांट्स की नीड पड़ सकेगी, राइट? किसी नए सर्विसेज़ के लिए एक्जिस्टिंग फंड से निकाल कर नए सर्विसेज़ में टोकन ग्रांट। कॉन्टिजेंसी फंड आर्टिकल 267 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कॉन्टिजेंसी फंड इशू कर सकते हैं किसी हाईली अर्जेंट एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, वो कॉन्टिजेंसी फंड होगा। तो ये कुछ अलग अलग टाइप ऑफ ग्रांट्स हैं, ब्रीफली मैंने यहाँ मेंशन किया है। बिल्कुल एक बार आप इसको डिटेल में जाकर अपने पॉलिटी की बुक्स में जाकर एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जहां भी कुछ भी डाउट हो बिल्कुल मुझसे भी पूछो, आपको जो सर या मैम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं उनसे भी पूछो, ताकि ये ग्रांट्स रिलेटेड आपके एमसीक्यूज कम से कम, क्योंकि मेंस में ज्यादा आते नहीं है, एमसीक्यूज आपके प्रीलिम्स में गलत ना हो। ठीक है, बार बार रिवाइज कर लीजिए। अब आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चले तो पहला आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है पोटैटो एंड उसकी वेराइटी, उसकी हिस्ट्री को लेकर। राइट, पोटैटो जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक पोटैटो क्वेश्चन में आता रहेगा। आगे जो है उसको हम छोड़ देते हैं, पॉलिटिकल रखते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए से रिलेटेड, ये भी न्यूज में मेंशन था। तो ये दो आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। पोटैटो क्योंकि ये भी न्यूज में मेंशन है, दैट्स व्हाई हमने क्वेश्चन पूछा है। समोसे से कोई ज्यादा प्यार नहीं है। और दूसरा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल के प्री सिक्योर के सेशन में फिर हम मिलेंगे। जल्द ही प्री सिक्योर रिवीजन में तुम्हारे साथ स्टार्ट करूंगा। सो टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवाइज प्रॉपर्ली एंड जय हिंद।